Yes, good morning, dear friends. This is CA प्रणीत अग्रवाल. आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे ऑडिट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये दो सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं. तो बेसिकली अपन लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर अपन लोग ऑडिट की तरफ भी जाएंगे. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अपन लोगों ने जो ध्यान रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखो, कोई भी स्टैंडर्ड्स बोलो या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बोलो, उनका एक डेफिनेट पाथ रहता है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि इंडिया में सभी लोगों को पता है कि जब आप लोग गाड़ी चला रहे हैं या फिर जब आप लोग चल रहे हो तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ना होता है. लेफ्ट हैंड साइड से अपन लोग आगे बढ़ते रहते हैं. ठीक है, बात ऐसी है कि अब ये रूल हो गए, ये रेगुलेशन है, ये सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी है. अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से नहीं चले, कोई बहुत ही अगो रहे थे बच्चे, तो वो क्या करते हैं, हम बोले लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, आज हम राइट हैंड साइड से चल के देखेंगे. तो क्या होगा, बहुत जल्द उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. समझ में आ रहा है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरीके से रहते हैं कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं. मतलब वो अगर आपने फॉलो नहीं करे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इन दैट सिंपल सेंस वैसा ही रहता है कि देखो कि आप लोगों को ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये क्यों बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, बोलो ये क्यों बनाए हुए हैं. ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि सभी लोगों का जो प्रेजेंटेशन है एक जैसा हो. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट पीएनएल सब लोगों के एक जैसे दिखे. देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो सभी लोगों के बैलेंस शीट, पीएनएल, वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू, वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंसेस, ये सब सही है. समझ में आ रहा है, सभी लोग क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं तो सभी लोगों का एक तरीके से सिमिलर पैटर्न के ऊपर बैलेंस शीट और पीएनएल बनता है. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए हुए हैं, ताकि सब लोगों का बैलेंस शीट, पीएनएल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू सिमिलर तरीके से रिकॉग्नाइज हो कि सभी लोगों का बैलेंस शीट 12 महीने का रहे. सभी लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म हुए. सब लोगों ने बैलेंस शीट, आप लोगों को मालूम है, वर्टिकल फॉर्मेट में कंपनीज एक्ट में बनाया जाता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. ठीक है, पीएनएल बनाया जाता है. सब लोगों का फॉर्मेट एक समान है. सेल का डिफाइंड है कि कब सेल बोला जाता, कब परचेज बोला जाता, कब एक्सपेंसेस बोले जाते, कब कंटिजेंसीज रहता. ये सब बातें डिफाइंड है. ये सब क्यों डिफाइंड है, ये सब इसलिए डिफाइंड है ताकि सभी लोगों के बैलेंस शीट और पीएनएल एक समान दिखना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट, सभी लोगों के बैलेंस शीट, पीएनएल एक समान ही दिखना चाहिए. अगर ये नहीं है तो किसका सिमिलर सेल करके किसका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा. 1 करोड़ का सेल एक फर्म का, दूसरे फर्म का भी सेल 1 करोड़ का है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो किसका प्रॉफिट 10 लाख आएगा, किसका प्रॉफिट 12 लाख आएगा, सब कुछ सेम होते हुए भी. तो कैसा है, सारे खर्चे बोलो, इनकम बोलो, एक्सपेंस बोलो, ये सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि कब अपन कोई एसेट को बैलेंस शीट में लाएंगे, कब कोई खर्चे को पीएनएल में डेबिट करेंगे. ये सब ये स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है. और ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करके सभी लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एक समान होना चाहिए. इसके पीछे का उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. समझ में आ रहा क्या. कोई भी स्टैंडर्ड्स बोलो, रूल्स बोलो, रेगुलेशन इसलिए दिया जाता है ताकि सभी लोगों के बीच में, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी आवे. समझ में आ रहा. बात ऐसी है कि यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. तभी तो जो कॉमन शेयर होल्डर है उसको समझ में आएगा कौन सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सी लॉस मेकिंग है. समझ में आ रहा. तो बात ऐसी है कि यूनिफॉर्मिटी आने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है. सरकार ने बोल दिया कि यार लेफ्ट हैंड साइड से जाना है तो सभी लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी है. नहीं तो ऐसा नहीं रहता था कोई रूल तो कोई कहीं भी जा रहा, सब रस्तों में एक्सीडेंट 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 दिखता था. समझ में आ रहा है कि दुनिया, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू हैविंग सम और द अदर टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट these are the general rules of preparing the financial statements, of recognizing the expenses, of recognizing the income. हर दुनिया के हर वॉक ऑफ लाइफ में कोई ना कोई रूल्स है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी रूल्स है. और सर ये जरूरी है कि हमने फॉलो करना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर. जरूरी है इनको फॉलो करा जाए. ठीक है, ओके. तो क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करने के लिए. ठीक है, ओके.
आज अपन फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करें। सबसे इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है AS4। AS4 जैसे नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसमें एक चेंज ऐसा है कि जो कंटिजेंसीज है इसको ये AS में से निकाल दिया, इसको कहाँ डाल दिया, AS29 के अंदर। तो ये AS में क्या बचा, सिर्फ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इतना वाला पार्टी अपने एएस में है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, EOABD, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कंटिजेंसीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन नाम चेंज नहीं किया। ओके, तो अपने लिए एएस क्या है, ये इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जिसको आप लोग बोलते हैं कंटिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं EOABD। ठीक है, सिंपल सिंपल बताता है, एकदम एकदम सिंपल एएस है, कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। कुछ लैंडमार्क इवेंट्स बताता आपको। देखो, अपना फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता, 1/4/2020 को आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर चालू होता, और 31 मार्च को आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता। जैसे यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये इस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, वो तो रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट और पीएनएल में आई जाते हैं। 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी चीजें कवर्ड अपने आप ही हो जाएंगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो बैलेंस शीट डेट के बाद में होती है, जिनको आप लोग बैलेंस शीट डेट के अंदर एडजस्ट करते हैं। क्या बोला, इवेंट्स ऑफरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में क्या आएगा मालूम है क्या, बैलेंस शीट डेट के बाद में होने वाले इवेंट्स। कौन से डेट के बाद में होने वाले इवेंट्स बोल रहे अपन लोग, बैलेंस शीट डेट के बाद में होने वाले सारे इवेंट्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मतलब देखो, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021। दूसरा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 21 से कौन सा इवेंट चालू होगा, कौन सा साल चालू होगा, 21-22। मतलब 21-22 के कुछ इवेंट्स, 21-22 फाइनेंशियल ईयर के कुछ इवेंट्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 2021 के अंदर। आई रिपीट, 2021 के अंदर होने वाले कुछ चुनिंदा, बहुत ही नेग्लिजिबल यानी छोटे, कुछ छोटे मात्रा में, मतलब बहुत कम इवेंट्स रहेंगे, 2 या 3 या 4 या 5, जिनको आपको 20-21 के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इवेंट ऑफरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट डेट के बाद में होने वाले सारे इवेंट्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, जिनको आपको बैलेंस शीट डेट के ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, इवेंट ऑफरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद में, और कब तक के आपको कंसिडर करने का है, जब तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके अप्रूव नहीं होते, तब तक के सारे इवेंट्स देखना पड़ेंगे। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है कंपनी के अंदर, अकाउंटेंट लोग वगैरह बनाते होंगे। वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, मतलब सहमति देते हैं, मतलब फाइनलाइज करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करने तक के। तो ईओएबीडी में कौन से इवेंट्स देख रहे हैं आप, बैलेंस शीट डेट के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव होने के पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव होने के पहले, इस दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं उसको आपको देखना है क्या वो एडजस्टिंग है या नहीं। ठीक है, एक बार शांति से ये पढ़ो तुम। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट, बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, एक्सपेंस इनकम बोथ, लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स, हाँ, that occur between the balance sheet date and date on which financial statements are approved by the approving authority. That occur between the balance sheet date मतलब 31 मार्च के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट के अप्रूव होने के पहले। That occur between the balance sheet date and date on which the financial statements are approved by the approving authority. ठीक है, एक बार वो लाइन शांति से पढ़ो। That occur between the balance sheet date and date on which financial statements are approved by the approving authority. बात ऐसी है कि ये तो 21-22 के इवेंट्स को अपने को 20-21 में रिकॉर्ड करने का है।
अब सभी इवेंट्स करेंगे क्या? नहीं, परचेज भी होता है, सेल भी होता है, 21-22 में तो हजारों इवेंट्स होंगे। जैसे ये इस दौरान बैलेंस शीट डेट के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव होने के दिन तक के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने तक के तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे। वो सारे इवेंट्स को आपको एडजस्ट करते बैठेंगे, फिर तो बैलेंस शीट ही 15 महीने की हो जाएंगी। जैसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव हो रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 30/6 को, ठीक है, और बैलेंस शीट डेट के बाद की डेट है 1/4। अब 1/4 से 30/6 ये 3 महीने के बीच के सारे इवेंट्स आपको एडजस्ट करते बैठेंगे, तो ये बैलेंस शीट तो 15 महीने की बन जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या बोल रहे हैं कि इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट और बिफोर बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर ये 3 महीने के बीच के सारे इवेंट्स को आप लोग एडजस्ट करते बैठेंगे, तो फिर फाइनेंशियल ईयर को तो कोई मीनिंग ही नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि क्या सर हमको सारे के सारे इवेंट्स ही एडजस्ट करना है क्या, कि 3 बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने तक के सारे इवेंट्स क्लोज करते अगर आप बैठे, फिर तो 15 महीने की बैलेंस शीट बन जाएंगी, 12 महीने को कोई मीनिंग ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है अब कि आपने तो बोला कि ईओईबीडी यानी बैलेंस शीट डेट के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट होने के दिन तक के सारे इवेंट्स को देखना पड़ेगा, तो उन ही इवेंट्स को आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंस शीट डेट पे जिनका पिछले साल से कोई वास्ता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटर था, 5 लाख रुपए हमारी उसकी तरफ उधारी थी, वो 2 साल से हमको पैसा ही नहीं दे रहा था, हमने सब तरीके से कोशिश किया, पैसा दे 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 नोटिस भेजी, सब दे दिया, वो हमारा ही नहीं बाकी किसी का भी पैसा नहीं दे रहा। 2 साल से हम उसका तकादा लगा रहे थे, भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो, भैया सुनने को तैयार नहीं, भैया पैसा देने को तैयार नहीं, भैया का बिजनेस ही बंद हो गया। अब क्या हुआ, मार्च के बाद में और बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूवल होने के पहले कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये पैसा नहीं देने वाला है, कोर्ट ने उसको बता दिया कि इसके पास में पैसा नहीं। फिर अब मुझे समझ गया कि अब मेरा पैसा डूब गया, तो मैं बैड डेट करके एडजस्ट कर सकता पिछले साल के डेटर्स। समझ में आ रहा क्या? ये कब एडजस्ट कर रहा मैं बैड डेट करके डेटर? क्योंकि मुझे पता था पहले से ही कि एक व्यक्ति है जो मेरे पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ उसका अप्रूवल कब हुआ? बैलेंस शीट डेट के बाद में, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव होने के पहले, तो फिर उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी बैलेंस शीट डेट पे, वो 2 साल से पैसा नहीं दे रहा था। समझ में आ रहा है? सिर्फ बैलेंस शीट डेट के बाद में कोर्ट ने बता दिया कि वो किसका पैसा देगा नहीं, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा पैसा नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गया, जो पैसा देने के लायक नहीं है, जो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए उसके पास में एसेट्स नहीं है। ठीक है, ऐसे इवेंट्स को आप लोगों को एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है कि मेरी बात? देखो एक और इवेंट जैसे मैंने आपको एडजस्टिंग बताया, क्या एडजस्टिंग नहीं रहेगा? देखो 31 मार्च के बाद में हमारे यहाँ पे 4 अप्रैल को आग लग गई, जिसमें 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब इसको एडजस्ट करेंगे क्या आप पिछले साल में? नहीं। क्यों? क्योंकि आग लगने के चांसेस आपको 31 मार्च को पता था क्या? आपको 31 मार्च को पता था कि आग लगने वाली है? नहीं, तो ये एडजस्टिंग नहीं है। डेटर का पता था वो डूबने ही नहीं वाला है, वो डूबने ही वाला है, वो पैसा दे ही नहीं रहा था किसका। समझ में आ रहा है? तो बात ऐसी है कि जब अपन लोग बोल रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट, तो उसकी पहले से ही कंडीशंस अवेलेबल रहती है बैलेंस शीट डेट पे। जिसकी कंडीशंस अवेलेबल नहीं रहती बैलेंस शीट डेट पे, हम उसको एडजस्ट नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो अगर आपने यहाँ पे बोला ईओईबीडी मतलब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसमें 2 तरीके के इवेंट्स है। एक तो एडजस्ट जिनको करते हैं आप लोग, एडजस्ट कर देते हैं, अकाउंटिंग करते, अकाउंटिंग एंट्री पास करते, और दूसरे क्या रहते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक रहते हैं एडजस्टिंग इवेंट और दूसरे रहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट मतलब जिसके आप अकाउंटिंग एंट्री पास करके रिकॉर्ड करते पिछले साल में। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए आप कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते हो। एडजस्टिंग इवेंट का मैंने क्या एग्जांपल बताया आपको? एक डेटर था जो आपको पैसे नहीं दे रहा था बहुत दिन से, बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मैंने बैड डेट करके पिछले साल में राइट ऑफ कर दिया। समझ में आ रहा है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है 4 अप्रैल को आग लग गई, 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये एडजस्ट करेंगे कि पिछले साल में लॉस प्रोवाइड कर देंगे कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? इतना आप लोग टेबल बनाओ, ईओईबीडी, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट की अकाउंटिंग होती है लास्ट ईयर में, मतलब पिछले साल में, और इसका नो अकाउंटिंग इज टू बी डन। ठीक है, इतना बनाइए। ऑफ कोर्स एडजस्टिंग इवेंट की पहले से ही कंडीशंस मौजूद रहती है।
ठीक है। Adjusting event which provide further evidence of the condition existing on the balance sheet date. डेटर 2 साल से पैसा नहीं दे रहा था, पहले से बैलेंस शीट डेट पे पता था कि वो शायद इंसॉल्वेंट हो जाएगा, सिर्फ कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको बाद में, मार्च के बाद में। ठीक है, तो अपने कोर्ट जब डिक्लेयर करा तो अपने को क्या मिल रहा है, एडिशनल एविडेंस मिल रहा है, कंडीशन जो कि ऑलरेडी मौजूद थी बैलेंस शीट डेट पे, ऑलरेडी पता था पैसा नहीं दे रहा, नहीं देने वाला, सिर्फ कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके मेरी बात पक्की हो गई। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेटा कंफर्मिंग और गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, कोर्ट का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है, मुझे और इन्फॉर्मेशन दे रहा उसके बारे में अबाउट द कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। एंटिटी डज नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सच आइटम ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे मुझे लग रहा था कुछ तो मिल ही जाएगा 10% 5%, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, बैलेंस शीट डेट के बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे जो कि बहुत सब्सटेंशिएट कर रहे इवेंट्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थी बैलेंस शीट डेट पे। फिर ऐसे इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब बैड डेट को डेबिट करना पड़ेगा, डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर अब गए हो, अब कुछ पैसा आने वाला नहीं है। ये जो मैंने डेटर को राइट ऑफ करा इसको ही क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंटिंग एंट्री। ये अपन एक बाद में देखेंगे इतना पॉइंट। जैसे हमारे यहाँ पे ना 2 लाख रुपए मिल ही नहीं रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए, कब हुआ था ऐसा, 5/5/2020 को हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हमने वो 2 लाख रुपए को पूरा साल भर 2021 के अंदर सस्पेंस पे रखा, 2021 के अंदर हमने सस्पेंस में उसको पेंडिंग रहने दिया वो एंट्री। 2 लाख मिल ही नहीं रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढते रहे। फिर 24 अप्रैल को पता चला कि वो पैसे तो फ्रॉड में निकल गए, चोरी हो गए। समझ में आ रहा है, तो चोरी हो गई, ये कब डिटेक्ट हुआ, 2021 खत्म होने के बाद में। लेकिन चोरी किससे रिलेटेड है, 2021 से रिलेटेड है। 2021 में हमको वैसे भी पैसा नहीं दिख रहा था, कहाँ गया हमको मालूम ही था, कहीं तो भी गड़बड़ लग रही। सिर्फ डिटेक्ट कब हुई वो चोरी, 2021 खत्म होने के बाद। तो ये भी क्या हो गया, एडजस्टिंग। पूरे साल भर हमको पता था 2021 के अंदर कि 2 लाख रुपए का गड़बड़ है, सिर्फ ये चोरी करके डिक्लेयर कब हुआ, 2021 खत्म होने के बाद में, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होने के पहले। इसका एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लॉस बोलना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू डेट पीएल के तहत अकाउंटिंग एंट्री डालना पड़ेगी। ये भी क्या हो गया, एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, फिर नॉन, ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। नॉन एडजस्टिंग इवेंट यानी क्या, इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे, लेकिन उनका बैलेंस शीट डेट पे उनके बारे में कोई भी कंडीशन अवेलेबल नहीं रहती है। इसका क्या करना, कौन सी अकाउंटिंग एंट्री करना, कुछ भी नहीं करना है। आपको चाहे तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट या फिर डायरेक्टर रिपोर्ट में सब बातें आप लोग बता सकते हैं अगर मटेरियल। जैसे 1 अप्रैल को हमने कुछ कंपनी से एक एक्विजिशन की बातें चालू करी और हमने 20 अप्रैल को वो कंपनी एक्वायर कर ली, एक्विजिशन कर ली, मतलब मेरे कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया 20 अप्रैल को। क्या इसको भी एडजस्ट करेंगे कि पिछले साल में, नहीं, क्योंकि पिछले साल तो हमारी कोई बात ही चालू नहीं थी, पिछले साल तो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट ही नहीं था। तो इसको आपको क्या अकाउंटिंग करना है, कुछ भी करना नहीं है। हाँ, डायरेक्टर चाहे तो अपनी रिपोर्ट में ये बता सकते हैं, बट कुछ भी ऐसा नेसेसिटी नहीं। समझ में आ रहा, कंपनी खरीद लिया बैलेंस शीट डेट के बाद, क्या डिस्क्लोज कर सकते नेचर ऑफ इवेंट कि हमने एक्वायर करा, कितने में एक्वायर करा, फाइनेंशियल इफेक्ट। फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बता सकते तो आप एस्टिमेट बता सकते हैं। ठीक है, देखो अब एक क्या हुआ, एक अर्थक्वेक हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद में 8 मई 2013 को एक अर्थक्वेक हुआ। क्या आपको पता रहा कि 31 मार्च को अर्थक्वेक होने वाला है, नहीं पता था, तो ये क्या रहेगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसको कुछ एडजस्ट करना है नहीं, कोई अकाउंटिंग करना है नहीं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल क्या है, कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब बिजनेस आपने एक्वायर करा, कोई प्रोडक्ट आपने बंद किया मतलब डिसकंटिन्यू किया, प्रोडक्शन लाइन कुछ फायर से डैमेज हो गई, फायर पता रहता कि आपको कब लगने वाली है, नहीं, अचानक हो जाता। नया बिजनेस कर रहे हैं, पुराना बिजनेस बंद कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट कम कर रहे हैं,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रही है, ये सब अचानक ही होती चीजें, इसका कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। टैक्सेस के रेट बदल रहे हैं, अपने ऊपर इम्पैक्ट आ रहा, कंटीजेंट लायबिलिटी है, कोर्ट में कुछ केसेस चालू हो रहे हैं, ये सब जो बातें हैं सब अचानक होने वाली बातें हैं, ये सब नॉन एग्जिस्टिंग है, इनका आपको कोई अकाउंटिंग करना नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इवेंट्स रहते जो कि नॉन एडजस्टिंग रहते, स्टिल उनको एडजस्ट करना पड़ता, ये क्या है, एक्सेप्शन टू नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी आपको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी वगैरह बंद, जैसे हमारे यहाँ पे 5 अप्रैल को आग लगी, अब आग लगना ये तो क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, कुछ करना ही चाहिए, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि उससे अब कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, पूरी खत्म हो गई, अब कंपनी के अंदर कुछ नहीं हो सकता, कंपनी बंद ही करना पड़ेगी, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन अब नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब कंपनी सालों साल चलेगी, 5/4/21 को आग इतनी बड़ी लगी कि गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, कंपनी अब आगे नहीं बढ़ सकती, कंपनी अब बंद करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे इवेंट्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से कंपनी जब आगे नहीं चलने वाली है तो ना रहेगा बांस ना बजेंगी बांसुरी, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि कंपनी डबल खड़ी नहीं हो सकती, तो ऐसे अगर इवेंट्स है तो उनको कुछ कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। 5/4/21 को इतनी बड़ी बाढ़ आएगी, कंपनी बर्बाद होगी, अब कंपनी डबल से चालू नहीं हो सकती, कंपनी खत्म हो गई, कंपनी के अंदर इतना लॉस हो गया कि अब कंपनी का कुछ बचा नहीं, फिर वो बाढ़ के नुकसान को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वैसे तो बाढ़ आना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बाढ़ की थोड़ी कंडीशन अवेलेबल रहती है 31 मार्च को, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा था कि कंपनी भागे चल नहीं सकती, तो फिर उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में और अपन कल देखेंगे, 1 से 8 एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना चालू करो, नोट्स भेज रहा हूँ।